थोड़ा सा अगर इंडियन कल्चर की हम हाँ बात कर लेते हैं, और यहाँ तो हमें हर तरह के डिवाइन लॉज को देखने को मिल जाता है जी जी कि स्क्रिप्चर्स हैं और लोग मानने वाले लोग भी हैं। एवरीवन एग्जिस्ट इन इंडिया, वैरायटी ऑफ रिलीजियस बिलीवर एग्जिस्ट इन इंडिया, जी ऊपर से मैन मेड लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं। राइट। अब जब इन सब में हमने पास्ट में कुछ ऐसे जजमेंट्स भी देखे जहाँ अननेचुरल मैरिज की बात हुई, सेम सेक्स मैरिज वाली बात, जहाँ पे बहुत लोगों ने अपोज भी किया, थर्ड जेंडर के इश्यूज भी आए, जहाँ पे कुछ इस तरह की, जैसे कि अगर हम बात करें प्री मैरिटल अफेयर्स की बात, अडल्ट्री के मसले को ले लिया, फिर हमने लिविंग रिलेशनशिप को ले लिया। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन हैं विद द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, विद द रिलीजियस बिलीवर्स, इवन के इंडियन कल्चर में भी। लेकिन स्टिल टेक्निकलिटीज़ ऐसी रही कि सप्रेस करना पड़ा। जी, मैं आपकी बात समझ गया। और जब हम डिवाइन लॉ की आप बात करते हैं तो बड़ा कंसर्न ये रहता है कि वही डिवाइन लॉ फिर कई जगह आप देखेंगे तमाम स्क्रिप्चर्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की भी बातें वगैरह हो जाती हैं। जी। तो वो भी डिवाइन लॉ है, तो फिर तो वो बहुत सारे लोगों के हिसाब से वो भी जायज़ है। इसका तरीका आई थिंक इज़ कंपैरेटिव। आप किसी एक पर्टिकुलर उसको ना देखें, और बात आपकी सही है। और स्क्रिप्चर्स में बात की गई है, मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एंड जैसे कुरान में बात की गई है, बिकॉज दिस डेज आई एम रिसर्चिंग ऑन कुरान, सो ये मेरे को ज़्यादा याद आ रही है ये मेरा प्रपोजल के ऊपर। तो ला तस्तविल हसनतुम वलस सय्यिअह, कि गुड एंड बैड आर नॉट इक्वल, गुड एंड बैड आर नॉट इक्वल। ला तस्तविल हसनतुम वलस सय्यिअह, गुड एंड बैड आर नॉट इक्वल। आप यहाँ के जो प्रोग्रेसिव, आप जब हम डिवाइन लॉ की बात करते हैं तो इंडिया में आप ट्रेडिशन में आप देखें जो ग्रेट पर्सनालिटीज यहाँ पे गुजरी हैं, जो गॉड को मानने वाली गुजरी हैं, आप उनकी एक कंपैरेटिव आप पर्सपेक्टिव को देख लें। जैसे आप नानक को देखें, आप भक्ति मूवमेंट को आप देख लें, तो जब कैसे कास्ट सिस्टम की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे स्क्रिप्चर्स उसको जस्टिफाई कर रही है, फला स्क्रिप्चर्स, आपने मनुस्मृति की बात की, तो इसमें आप कंपैरेटिव देखें। मनुस्मृति जस्टिफाई कर रही है क्या? गीता जस्टिफाई कर रही है क्या? जो भक्ति मूवमेंट है अदर रिलीजन्स की स्क्रिप्चर्स जस्टिफाई कर रही हैं कि नहीं, है ना? तो आप देखेंगे कि और कहीं नहीं जस्टिफाई किया जा रहा है, और कहीं नहीं जस्टिफाई किया जा रहा है। आप जब भागवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णा क्या तम ऐसी वर्सेस हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रही हैं, वो कहते हैं कि कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ वंस ओरिजिन, हिज स्टेटस, वेदर वन इज अ वुमन और सो कॉल्ड द पाप uni or the lower classes, whoever comes to me, whoever seeks to me, I shall grant him liberation। ये बात करते हैं। एक वर्ष मुझे याद आ रही है, मैं उसको आपको बता दूं। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध है। समबुद्धया की मतलब हर परिस्थिति में एक जैसा समभाव रखने वाला, है ना? तो काम एंड कंपोज्ड, एक आप इस मिडिल पाथ भी आप देख सकते हैं, मिडिल पाथ, है ना? तो इसकी बात की गई है। और फिर जब आप जस्टिस की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स इंडिया में भी नानक को आप देख लें, बुद्धा को आप देख लें, ये तो वन इंडियन फिलॉसफी तो वैसे भी बहुत डाइवर्स बोला जाता है, कोई पर्टिकुलर वन इसमें नहीं है। इसमें मेजॉरिटी आप देखेंगे तो एक्सेप्ट फॉर फ्यू जो ये बात करती हैं डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की, दे आर एक्चुअली इन माइनॉरिटी। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स हैं वो ऐसी बातें नहीं करती हैं। तो ये खुलासा है इसका रिजल्ट ये आया कि ना स्क्रिप्चर्स जस्टिफाई करते हैं ना लॉ जस्टिफाई करता है ना? चलिए, तो इसी में मैं एक, चूँकि आप कुरान की कुछ कोट कर रखी है तो मैंने आपको ये बताऊं कि जो मैंने सुना है या प्रैक्टिस में रही है चीज़ें, कि अगर हम किसी एक स्क्रिप्चर पे बिलीफ रख रहे हैं तो जो ये है कि जो लॉ आपको समझ में आ गया, या जो प्रैक्टिस आपको समझ में आ गई, या जो चीज़ आपको अच्छी लग गई, तो आप कहेंगे वो बहुत अच्छा जी। और जो चीज़ आपके इंटेलेक्ट को समझ में नहीं आ रहा, जो चीज़ आपके अपने कन्वीनियंट के लिए नहीं है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें आप रिजेक्ट करते हैं जी।
अगर इस्लामिक थ्योरी की बात करें तो इस्लाम ये कहता है कि जैसे आप सुने होंगे पूरे पूरे ईमान में दाखिल होना जी मीन्स इफ़ यू बिलीव देन 100% बिलीव, इफ़ यू फॉलो देन ट्राई टू फॉलो 100%। जी जी इट डजेंट मीन कि मुझे ये वाला जस्टिस सिस्टम पसंद आया तो मैं इसको मान लूँगा बिकॉज आई एम मुस्लिम, जी जी और मुझे ये इस्लाम में ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा जी। जी 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 तो जैसे मैं बोलूँ कि ठीक है एक मर्द और औरत इक्वल हैं, इस्लाम में भी बराबरी, इस्लाम में भी औरतों को बिजनेस करना और हर चीज़ में बिल्कुल। प्रायोरिटी, तो चलो हम ये चीज़ पसंद आ रहा है। लेकिन वहीं पे जब बात करते हैं कि वेमेन को पर्दे में रहना चाहिए, एक लाइन है लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, इट इज फॉर बोथ द जेंडर्स बोथ द जेंडर्स, बोथ द जेंडर्स। तो यहाँ पे आप अपनी बात तो ठीक है उसको आप गौर नहीं करते, लेकिन सामने वाले की जो उनके लिए है तो उस पर आप गौर करते। जहाँ हिजाब का कंसेप्ट आ गया कि भाई वो अपनी मॉडेस्टी को गार्ड करना चाह रही हैं, तो चूंकि आपको पसंद नहीं आ रहा है इसलिए यू रिजेक्ट दिस थ्योरी। जी, मैं आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एलाबरेट करना चाहूँगा। देखिए, जब हम कंपैरेटिव स्टडीज़ की बात करते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन की, जैसे आपने स्क्रिप्चर्स में, अगर किसी एक स्क्रिप्चर्स में इशू तो हमने कंपैरेटिव की बात की, आपने इस्लाम की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये बहुत ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि इस्लाम से जनरली लोग ये चाहते हैं कि इट्स बिलीविंग इन जस्ट वन प्रॉफिट वन स्क्रिप्चर्स, ऐसा नहीं है, है ना। तो ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, कि हम भगवान के भेजे हुए संतों और पैगंबरों में फ़र्क नहीं करते हैं। We have to believe in all prophets. वमा ऊतिय अन्नबियून मिन रब्बिहिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ला नुफर्रिक बैन अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी में फ़र्क, किताबी कुल्लिही, एक जगह फ्रेज आया कुरान करीम में, हम सारी किताबों को मानते हैं। ठीक है, टच स्टोन एक क्राइटेरिया एक अलग बात है, टच स्टोन क्राइटेरिया की बात एक अलग है। इसी तरीके से ईमान मुजमल और मुफस्सल की जब आप बात करें तो जैसे एक कुरान करीम की एक आयत है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि वल मलाइकति वल किताबी। तो इसमें वन बुक वन इसमें सारी स्क्रिप्चर्स की बात की गई है, सारी स्क्रिप्चर्स की, सब पे ईमान है ना, सब पे ईमान होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक की बात नहीं की गई है। लेकिन ऑफ कोर्स एज अ टच स्टोन, जैसे हमारा एक ग्रैंड नॉर्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तमाम लॉज हैं, लेकिन एक ग्रैंड नॉर्म हमारा है, तो एक टच स्टोन इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे कुरान कहता है कि हमने 1,25,000 मतलब 24,000 हर उम्मत में, हर नेशन में हमने संत पैगंबर भेजे हैं, और कुछ के साथ स्क्रिप्चर्स भी भेजे। जी जी जी। लेकिन इंक्लूसिव हो गया ना, कोई पर्टिकुलर एक की जब बात की जाती तब इशू था। तो यही बात आती है कि हो सकता है इंडिया में भी संत भेजे गए हों, वो हिंदी बोलते हों या संस्कृत बोलते हों, हो सकता है कुछ तमिल में भेजे गए हों, जी जी, हो सकता है कि उनके साथ भी स्क्रिप्चर्स रहे फॉर दैट पार्टिकुलर कम्युनिटी टू गाइड देम, राइट। सो वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, क्योंकि आज जो जिस फॉर्म्स में रिलीजन है वो हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में किसी संत को भगवान ने भेजा होगा। जी जी जी, रिजेक्शन नहीं है। और कुरान तो इसको कहता है सबको एक्सेप्ट करो। जी जी जी, एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि अच्छा, मैं एक चीज इंटरप्ट करूँ और बता दूं कि जैसे जब हम डिफरेंट की बात करते हैं तो हम जो सब में कॉमन है उसकी भी बात करेंगे, है ना। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ओ यू नो पीपल ऑफ द बुक, कम टू टर्म्स दैट इज कॉमन बिटवीन यू एंड अस। एग्जैक्टली। तो कॉमनैलिटीज़ की तो पूरे जब आप इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी आप देखेंगे तो इस तरीके की बातें की गई हैं। फिर इस तरीके से एक जहाँ रिलीजन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, स्क्रिप्चर्स भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, कि है ना, देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन। इस तरीके से भागवत गीता में भी बात कर दी गई है कि दोज हु वर्शिप अदर डायटीज दे उनको नापसंद किया गया है। क्योंकि एक वर्ष है, मेरे को याद आ रही है, मैं आपको बता दूं आपकी खिदमत में, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्योपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ठीक है, लेकिन वो
पीछे बात की गई, पीछे वर्सेस में जो यानी देवी देवताओं या किसी और चीज़ की पूजा करते हैं, लेकिन इस वर्ष में बात की गई है लेकिन ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम इनकम्प्रिहेंडेबल अनडिफाइनेबल गॉड की बात की गई है, लेकिन जो इसकी वर्शिप करते हैं दे डेफिनेटली कम टू अस। ठीक है, ये बात की गई है। चलिए, तो हम थोड़ा जस्टिस पे बहुत लंबा खींच गए तो जी, अच्छा जस्टिस में क्योंकि आपने सवाल करते थे कुछ, आपने कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज का भी बात किया कि उसमें उनके बारे में क्या कहा गया है, जी, है ना। तो देखें थ्योरेटिकली जब हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपने किसकी LGBT कम्युनिटीज की बात की थी। जी जी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैंने कहीं नहीं देखा कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई हो, है ना। इक्वल, जब इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो अप्लाइज टू एवरीवन, है ना। लेकिन मैं इसमें कुछ थोड़ा सा एलाबरेट एंड एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दुनिया में भी आपको कोई मसला होता है, जैसे आप बीमार होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं ना, किसी अरे गरे के पास तो नहीं जाएंगे ना। तो कोई भी इशू है, अच्छा कोई, जैसे आप इंसाफ की जब बात आती है तो आम आदमी कहाँ जाता है? अदालत में जाता है, जज के पास जाता है, कहीं और तो इंसाफ मांगने नहीं जाता है ना। भगवान के पास इंसाफ मांगने जा सकता है जो अल्टीमेट अथॉरिटी है ना। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, जो गॉड है, भगवान है, वो सबसे बेस्ट जज है। ठीक है, वो तो अलग बात होगी नॉर्मली, लेकिन आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं दुनिया में। एक्सपर्ट कुरान में भी है, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि भाई अगर तुम्हें नहीं पता है तो आप उनके पास जाएं जो इल्म रखने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन क्या कहते हैं। आपने जिस कम्युनिटी की बात की, मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूँ, आई एम सॉरी तो ये कम्युनिटी हम देखेंगे एक्सपर्ट्स की इस पर राय क्या है। क्या आप मुझे बताएं, मुझे ज़्यादा इसमें इल्म नहीं है कि ये साइंटिफिकली या डिटरमिन किया जा सकता है कि हु कम्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी हु कम। एक्चुअली मसला ये होता है कि जब अगर कोई चीज़ असर्टेन, उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर है, देन दैट इज सब्जेक्ट टू मिसयूज एज वेल। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी रिजर्वेशन सिस्टम कास्ट के बेसिस पे होता है, कास्ट असर्टेन की जा सकती है लोगों को, है ना। लेकिन जब आप ऐसी कम्युनिटीज़ के ऊपर आते हैं जो कि पर्सनल प्रेफरेंस वगैरह के ऊपर बेस हैं, ठीक है, उनके क्या इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, तो ये मेयर उनकी डिक्लेरेशन के ऊपर है ना। कोई साइंटिफिक, कोई जेनेटिक ये प्रूव किया जा सकता है क्या कि यू नो दीज पीपल आर डिफरेंट एंड अदर्स आर डिफरेंट? अगर ये किया जा सकता है साइंटिफिकली, तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आता है। अगर नहीं आता है तो इट इज सब्जेक्ट टू मिसयूज। इफ यू गिव फॉर इंस्टेंस रिजर्वेशन, है ना, तो आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे लोग मिडिल क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, अपर मिडिल क्लासेस में इतना ओपन माइंडेड नहीं है, लेकिन अपर क्लासेस में आप बॉलीवुड वगैरह की बात कर लें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इशू वाला नहीं रहता है ना, टू क्लेम दिस और टू क्लेम दैट। वेस्टर्न कंट्रीज में आता है, आई वाज रीडिंग वन न्यूज़पेपर, अ पर्सन हैज चेंज्ड हिज जेंडर मल्टीपल टाइम्स। इज कैटलीन जेनर, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैटलीन जेनर। So और there is some other person I was reading, so he transitioned to, वहाँ पे उनको राइट होता है कि वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। he changed to I think the woman, then again became a man, or the vice versa is true जी। So again I'm turning to, but again हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट नहीं करता है। आप स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे तो स्क्रिप्चर्स में भी just because somebody's preference or somebody's interest or inclination as such डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। मैं आपको, क्योंकि मेरे जहन में एक वर्स याद आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्नल्लाह अकरमकुम अतकाकुम। ठीक है, कि भगवान ने, रब ने, कि ये तमाम जो इंसानों को बना दिया है अलग अलग रंगों में, कबीलों में, ज़बानों में, ठीक है, ये किस लिए बनाया है? लितारफू, तारुफ के, बस महज पहचान के लिए बना दिया है। लेकिन इन्नल्लाहि अकरमकुम अतकाकुम, लेकिन भगवान के नज़दीक जो पसंदीदा है वो इस वजह से पसंदीदा नहीं है कि उसका जन्म किस नस्ल में, किस ज़ात में, किस कबीले में हुआ है, बट अतकाकुम तक़वे, उसकी परहेजगारी, उसकी अच्छाई, उसकी नेकी के ऊपर है। वो कितना बुराइयों से डरने वाला है।
इसके बेसिस पे I have created nation and tribe यस not to divide each other but to recognize. रिकॉग्नाइज ईच अदर लिताआरफू। जी, चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल में एक लिबर्टी की बात होती है। लिबर्टी से इसी तरीके से आप, क्योंकि आपने एक स्क्रिप्ट से बात की तो हम गीता के बताते, गीता में भी देयर इज अ वर्स I will give you the later after the podcast the citation। उसमें ये कहते हैं कि when the worst of the sinners is there, the God is saying worst of the sinners if he turns to me, then I will forgive him, forgive him। और यही सेम चीज तमाम स्क्रिप्चर्स में भी बात की, जो भगवान में समर्पित होगा उसको भगवान क्षमा कर दे। जी गफूर रहीम जी, रहमान रहीम। तो बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी से रिलेटेड है थॉट की लिबर्टी से रिलेटेड एक्सप्रेशन की लिबर्टी, जी उसके बाद बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी, वर्शिप की लिबर्टी। तो इस तरह की लिबर्टी की बात प्रियम्बल हमारा करता है। जी और हमें पता है कि हमारा प्रियम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर चीज़ की लिबर्टी के लिहाज से आज़ादी दे रहा है। जी 2025 आ गया और अब हम ये देखते हैं कि किस हद तक लिबर्टी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं या हमें करने दिया जा रहा है। जी थोड़ा सा कंपैरेटिव आप चलेंगे टुडेज सिनारियो एंड द प्रियम्बल दैट टॉक्स अबाउट। जी बिल्कुल, लिबर्टीज़ की, आप लिबर्टी के ऊपर आए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन इसके पहले बस थोड़ा सा वक्त लेते हुए मैं जस्टिस को थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूँगा, क्योंकि हम बोथ लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ की बात कर रहे थे। तो हमने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। हम थोड़ा सा डिवाइन लॉ को भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि हम डिवाइन नेचुरल लॉ की भी बात कर रहे थे। तो जस्टिस से वहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या किया गया है, उसके जो स्पेक्ट्रम है, जो इसकी स्कोप है, उसके आयाम है, डिवाइन लॉ में क्या बात की गई है। तो उसका एक वर्स है मेरे जहन में आया है, तो मैं उसका वो कर दूं। इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ठीक है, ये वर्स बड़ी मशहूर वर्स है, श्लोक है, इसका बार बार तज़किरा भी किया जाता है जो जानने वाले हैं कुरान करीम के। तो इसमें अदल की बात की गई है। हमारे यहाँ जैसे अदालत है ना, अदालत, लोक अदालत की बात की गई है। अदालत वर्ड में अदल आया है ना, अदल, तो वो जस्टिस है, वो अरबिक वर्ड है न्याय का, जस्टिस का, है ना। तो इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान कि उसमें इसका जो मफहूम है, जो मैंने समझा है, वो है कि आपसे क्या चाहा जा रहा है। भगवान अल्लाह रब आपसे क्या चाह रहे हैं? अदल चाह रहे हैं और एहसान चाह रहे हैं। जस्टिस चाह रहे हैं और एहसान। एहसान है नेकी, ऐसी नेकी जिसमें रेसिप्रोसिटी ना हो, कि आप किसी के साथ कोई भलाई का मामला करें, बदले में आप उम्मीद ना रखें उससे कि वो हमारे साथ भी कोई नेकी करे। नॉन रेसिप्रोसिटी। इंटरनेशनल लॉ में इंडिया का एक है गुजरल डॉक्ट्रिन, बोला जाता है कि इंडिया अपने नेबर्स के साथ एहसान का मामला करेगा, बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। गुजरल डॉक्ट्रिन है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये गुजरल डॉक्ट्रिन दिया था। तो ये एहसान है। इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, और अपने कराबत, कुर्बा मतलब होते हैं रिश्तेदार, करीबियों से, करीबियों के साथ अच्छा मामला करो, उनके साथ अखलाक, हुस्न सलूक ये करो। व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य। आप फाहश चीज़ों से, आप बुराइयों से, तमाम किस्म की बुराइयों से, गलत कामों से आप दूर रहें, और ऑपरेशन से, अग्रेशन से आप, बगावत से दूर रहें, आप बगावत से आप दूर रहें। यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये सारी चीज़ें इसलिए ये भगवान ये बता रहे हैं ताकि आप माइंडफुल रहें इन चीज़ों। तो इस अब हमने जो ह्यूमन लॉ है उसमें जस्टिस के 3 जो आयाम है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, है ना। यहाँ पे जो बात की जा रही है, गुडनेस, अदल, जस्टिस है, एहसान है ना, भलाई का है, रिश्तेदारों का ख्याल भी है ना, बुरे कामों से दूर रहने का भी है, और इसके साथ साथ अग्रेशन से, बिला वजह का जो गुस्सा, घमंड, इन सब से चीज़ों से, तो मोरालिटी, अखलाकियात, है ना, इसकी भी बात की गई है। उसमें तो बस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल की बात की गई है, लेकिन स्कॉलर्स ने जस्टिस एज फेयरनेस की भी बात की है ना। जी, तो जी। ये हमारा ये जस्टिस वाला। अब मैं आपकी लिबर्टी वाले इशू पे आता हूँ। लिबर्टी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन फेसेट। हमारा प्रियम्बल, हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, और लिबर्टी में जब आप देखें जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप,
की बात की गई। लिबर्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू। अच्छा, जब हम इंडियन और द वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो एक फ़र्क जब देखा जाता है जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा देखा जाता है कि जो उन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा, वहाँ लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जस्टिस एंड इक्वालिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। अच्छा, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा ये इशू लिबर्टी का हुआ करता था। हमारे यहाँ मेन इशू जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी एक बड़ा अहम इशू हुआ करता था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फोकस थोड़ा सा इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर ज़्यादा है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का कॉज एडवांस करने के लिए लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं और लगाई गई हैं, पुराने लगाई गई हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब बात करते हैं थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, तो हाउ फार द गवर्नमेंट इज सक्सेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस? जी, इम्प्लीमेंटेशन में तो देखें पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी सामने आ जाती है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने आइडियोलॉजीज़ होते हैं और जब वो गवर्नमेंट में आती है तो उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। लेकिन इंडिया की आप देखें हिस्ट्री में तो लिबर्टी के मामले में कुछ डार्क मोमेंट भी रहे हैं। ठीक है, जैसे इमरजेंसी हो गया जो कि वन ऑफ द वेरी डार्केस्ट मोमेंट एंड लिबर्टी, सारे अपोजिशन को अरेस्ट कर लिया गया था। और आज के टाइम में भी कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। जब हम इंडेक्सेस की बात करते हैं, जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, ठीक है, या इंटर कम्युनिटी रिलेशन, रिलीजियस फ्रीडम की बात जब हो जाती है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत रैंकिंग जो है बहुत ही वेलकमिंग नहीं आती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंसर्न इंडिया इस ऐसे सर्कमस्टांसेस से गुजरा है, चाहे पार्टीशन हो गया, चाहे बाद में गवर्नमेंट का एक जो मेन कंसर्न रहा है इंश्योरिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना, तो उसकी वजह से ये जस्टिफाई किया जाता रहा है रिस्ट्रिक्शन पे। अच्छा, ये लिबर्टी कॉरस्पॉन्ड करती है, ये तो प्रियम्बल में है। ठीक है, ये आर्टिकल 19 में इसका थोड़ा सा ज़्यादा इसका तफसील से इसका तस्करा है, जहाँ पे फ्रीडम्स की बात की गई है। ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल, ऑक्यूपेशन, है ना, प्रेस फ्रीडम है, फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स है, स्पीच की फ्रीडम है ना, तो इसमें तमाम फ्रीडम्स हैं। इसके बाद आगे आर्टिकल 25 to 30 रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल राइट्स, है ना, एंड 21 भी आप देखें, 21, 19 और 14 को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। 21 में राइट टू लाइफ है ना, इट कैन नॉट बी डिनाइड except without the procedure established by law, which has been interpreted by the Supreme Court in numerous cases, starting from Maneka Gandhi. It is the procedure established by law is actually the due process of law, procedural fairness. तो बहुत सारी लिबर्टीज़ की बात की गई है। अच्छा, लिबर्टी की इम्पोर्टेंस क्या है? लिबर्टी की इम्पोर्टेंस ये है, इट इज़ नेसेसरी टू फर्दर द कम्युनिकेशन मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़, है ना। ज़्यादातर आप दुनिया में जो तरक्की हुई है आप देखेंगे ये फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप की वजह से हुई है। अगर आप लोगों के सोचने और प्रोपेगेट करने के तरीके पे अगर पाबंदी लगा देंगे तो फिर नेशंस का फिर पतन, डाउनफॉल होना शुरू कर जाता है। आप दुनिया में देख लें, जहाँ जिन नेशंस ने लिबर्टी को प्रमोट किया है, उसकी रिस्पेक्ट की है ना, वो आगे गए हैं, उन्होंने डेवलप किया है, प्रोग्रेस किया है। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं वो नेशंस डाउनफॉल की तरफ गए हैं। टेम्पररी मोमेंट्स को आप छोड़ दें, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शंस को आप छोड़ दें, अगर जैसे चाइना में लिबर्टी कहा जाता है, चाइना में लिबर्टी नहीं है, बट चाइना इज़ राइजिंग, बट देन देयर आर सर्टेन अदर इशूज़ टू इट। अब जैसे हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो इट इज़ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, एटलीस्ट जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, तो उसमें ये 50, 70 साल, 100 साल ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, जब हिंद साइंस से देखा जाएगा बाद में, तो अक्सर यही देखा गया है कि चाहे पास सोसाइटीज़ हों जहाँ पे लिबर्टी रही, उन्होंने प्रोग्रेस किया है, जहाँ पे लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है,
उन्होंने अच्छा जो है परफॉर्म नहीं किया। तो ये किस हद तक लिबर्टी, क्या इसमें कोई लिमिटेशन? लिबर्टी की हद वहाँ तक है जहाँ तक किसी आपकी लिबर्टी उतनी है, बड़ा फेमस ये पढ़ाया जाता है लॉ स्कूल्स में, जहाँ तक दूसरे की लिबर्टी हार्म ना हो रही हो, है ना। J.S. मिल वेरी ग्रेट स्कॉलर गुजरे हैं वेस्टर्न स्पीयर के, हार्म प्रिंसिपल उन्होंने दिया है, ठीक है। और जब उन्होंने लिबर्टी की बात की है तो उन्होंने बोला है कि एवरीवन इंटाइटल्ड टू सर्टेन सेट ऑफ बेसिक लिबर्टीज़, एंड वो लिबर्टी वहाँ तक एक्सटेंड करती हैं लोगों की जहाँ तक वो किसी दूसरे का हार्म ना करें। और हमारे यहाँ भी लॉ में इसकी जो है यही क्राइटेरिया, टचस्टोन और पैमाना बताया गया है कि जहाँ तक दूसरे की लिबर्टी हार्म ना हो रही है वहाँ तक आपकी लिबर्टी है। एंड हमारे यहाँ जब लिबर्टी की बात की गई है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात की गई है, ठीक है, आर्टिकल 19 में। लेकिन सर जो रिलीजियस लिबर्टी की बात कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, वो कहीं अनलिमिटेड लिबर्टी इंडिया में इंडियंस को तो नहीं मिल गई कि लिबर्टी, अनलिमिटेड लिबर्टी? नहीं, इंडिया में अनलिमिटेड नहीं है। आप देखें आर्टिकल 25 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है सब्जेक्ट टू हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो उसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर दिया गया है, इट इज़ सब्जेक्ट टू हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, है ना, एंड अदर ऑल्सो अदर प्रोविजंस। सो इसको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम डिसीजंस में वेरी प्रोग्रेसिवली लिया है कि रिलीजियस फ्रीडम, अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट, जैसे इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी वगैरह हो रहा का इशू जब आता है कि अगर फ्रीडम उसको, रिलीजियस फ्रीडम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो कोर्ट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। जब से सोशल मीडिया का चलन इंडिया के अंदर फैला है तो अब हमें ये पता चलता है अनलिमिटेड पब्लिक ऑर्डर का मिसयूज़ है। मतलब कि आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, लोगों को ये नहीं पता कि क्या बोलना है जी, किस लिमिटेशन में बात करनी है, चाहे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट हो, एक्टर्स के अगेंस्ट हो, किसी रिलीजियस पर्सन के अगेंस्ट हो या कॉमन पर्सन के अगेंस्ट हो। जिसका जो मन में आता है वो लिखता है, जितनी गालियाँ बकना होता है, चाहे अच्छे अच्छे घर से ही क्यों नहीं आते हों लड़के, लेकिन वो दबा के यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का, गालियाँ, बुरी बातें, जिसको जो बुरा भला। भी एक शाहरुख खान का एक मीम चल रहा था जिसमें हकला कहा जा रहा था, तो उसको लोग इतना ट्रोल करने लगे कि उसका 2 लाख सिर्फ ट्रोलिंग कमेंट्स थे, ट्रोलिंग कमेंट्स, और इतना ज़्यादा होने की वजह से इंस्टाग्राम उनका पेज हैंग हो गया। उस पर फिर कहीं से बात निकल के आई कि अगर देखो ये भी एक तरह का ऑफेंस है, आप किसी को ऐसे ट्रोल नहीं करेंगे। जी, इसको हैकलर्स वीटो भी कई बार कहा जाता है, हैकलर्स वीटो, कि आप किसी को हैकल करके, यानी है ना कि आप इतना उसे ट्रोल करके आप उसकी फ्रीडम को जो रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो दोबारा वो सोचे बोलने से। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आप लिबर्टी का कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज उठा रहे हैं, और इस वे में उठा रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि आपकी पकड़ नहीं होगी। एज अ लॉयर अगर हम देखें समाज की बुराइयों को एलिमिनेट करने के तौर पे अगर सोचें, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी आजकल के टाइम पे नए मीडिया चैनल्स या वेबसाइट्स वाले जो न्यूज़ कवर करते हैं, वो बेधड़क किसी के बारे में भी कुछ भी अनाप शनाप न्यूज़ लिखते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई किसका रिलीजियस सेंटीमेंट आप हर्ट करेंगे, किसका मॉरल सेंटीमेंट आप हर्ट करेंगे, किसी के आप किसी को पर्सनल होके आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा ऑफेंसेस हैं जो लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं कि किन किन को लीगल नोटिस भेजो, किन किन के ख़िलाफ़ FIR कराओ, यही समझ नहीं आता, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है। इसको ये मास, अगर हम इस पे कोई एक वो भी चलाए कि एक प्रोटेस्ट भी चलाए, तो मास लेवल पे ये चीज़ें हैं। ये तो गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि इसको रिस्ट्रिक्ट करें। दैट इज़ वाई आई वाज आस्किंग कि क्या लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, क्या इस अनलिमिटेड हो गया है? जी, अच्छा, इसमें जो डिबेट है वन ऑफ द वेरी कि वेदर हेट स्पीच इज पार्ट ऑफ फ्री स्पीच और नॉट, है ना,
वेस्टर्न कंट्रीज़ में अच्छा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत वैल्यू करते हैं। तो अभी आप देखें जो वहाँ पे डिबेट चल रहा था कि जैसे एलॉन मस्क हो गए, वो ही डजंट वांट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच, है ना। इंडिया में जो इशू आता है डाइवर्स पीपल, ये तो हर दुनिया में दिस इज़ द रियलिटी, यू नो, डाइवर्स पीपल, डाइवर्स कम्युनिटीज़, डाइवर्स फेथ, डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, है ना। इंडिया में जो पैमाना और क्राइटेरिया है जनरली पब्लिक ऑर्डर वाला, अनलेस एंड अनटिल तमाम जजमेंट्स इस पे आए हैं, जो इसका क्रक्स और जिस्ट है कि यू हैव फ्री स्पीच, सो अनलेस एंड अनटिल इट इज लीडिंग, देयर इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ वायलेंस और इमिनेंट डेंजर ऑफ वायलेंस, तो तभी वो उस पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है ना। बट लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी में ये तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, रियलिटी में तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन या और कोई हैरेसमेंट या जैसे इलीगल जो ये है एक्स्ट्रा लीगल, यानी हैकलर्स, जैसे आप ट्रॉलिंग आप कह रहे हैं, हैकलर्स वीटो, है ना, तमाम ये इश्यूज ये आ जाते हैं। बट लिबर्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू, लिबर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट, फ्रीडम इज़ अ यू नो ऑल दिस फ्रीडम्स। तो कहीं ना कहीं अब जैसे आपने गवर्नमेंट की बात की, तो जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की बनती है कि वो इंश्योर करे लिबर्टी को, और साथ साथ में ये भी इंश्योर करे, अच्छा इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ये बहुत सारे जो जो आपने कंसर्न्स ये जाहिर किए हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं, उसमें वो कवर हो जाते हैं। हेट स्पीच वगैरह तो वैसे भी इलेक्शन, खासकर इलेक्शन में तो देयर इज़ द मैटर इज़ ऑलमोस्ट सेटल्ड। हेट स्पीच इज़ अ करप्ट प्रैक्टिसेस, कम्स अंडर द करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना। आप किसी रिलीजन को टारगेट करें, किसी पर्टिकुलर कास्ट को आप टारगेट करें तो करप्ट प्रैक्टिसेस है। लेकिन थोड़ा सा इसका ग्रे एरिया है कि इन डे टू डे लाइफ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी रेगुलेटेड। अच्छा, इसके दोनों पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, है ना, कि हु गेट्स टू डिसाइड, इसका एक कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैसे आएगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक उन्होंने है बड़ा ही स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी वाला जो कंसेप्ट है एंटीसेमिटिज्म, बिकॉज वहाँ पे जूस के साथ इतना वायलेंस हुआ है, खासकर होलोकॉस्ट नाजी जर्मनी में, कि एंटीसेमिटिज्म को वहाँ टॉलरेट नहीं किया जाता है एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड, तो इमीडिएट उस पर एक्शन होता है। तो अगर somebody is exercising their free speech, denying Holocaust or calling for the genocide or something like that, illegal, तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव इशू रहता है। इंडिया में सिमिलरली इट नीड्स टू बी लुक्ड एट कि, बट लेकिन ये थोड़ा सा अखलाकी जैसे मोरल तरबियत का भी सवाल है कि भाई सिटीजन्स किस तरीके से एडुकेशनल एंड अवेयरनेस ये लाया जाए कि लोगों के अंदर इस बात का एहसास रहे, और ये सिविक सेंस भी है कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, एक दूसरे के जो फीलिंग्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, फेथ एंड बिलीफ का उसका आदर करते हुए कहा जाए, है ना। तो इसे नॉर्मल भी बोल दिया जाता है कि कोई जब कोई कह रहा है उसकी ज़बान से, उसके अखलाक से पता चल जाता है उसकी तरबियत और उसकी परवरिश कैसी हुई है आम तौर पे भी। तो शरीफ लोगों का ये कभी इस तरीके का बिहेवियर और करैक्टर नहीं रहा है, गाली गलौज करना और ये करना, है ना। तो इसमें इस पे सिविल सोसाइटी, रिलीजियस फिगर, है ना, और इंटरफेथ डायलॉग्स, है ना, कम्युनल हार्मनी, गांधीनियन वे, है ना, बुद्धा का तरीका और प्रॉफिट का तरीका, इन सब पे वर्क करने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट जो आपने बात की, इसका बहुत अच्छी मिसाल हमारे हर इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस इज सच एन इम्पॉर्टेंट इशू एंड विच इज़ ऑफन नेग्लेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस। केरला का कोई डिस्ट्रिक्ट या केरला एज अ स्टेट एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट स्टेट बना है। कॉन्स्टिट्यूशनली की मतलब जैसे नॉर्मल एक पढ़ना लिखना लोग जानते हैं, तो वहाँ के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, दे नो अबाउट दैट। लेकिन हमारे जनरली नॉर्थ इंडिया वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खासकर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि एज अ हिंदुस्तानी, हिंदी हमारे जो फ़र्ज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इसके बारे में अवेयरनेस अगर रहे तो जो वो 10-11 कर्तव्य हैं आप पढ़ेंगे, अगर वो लोगों को पता रहे तो वैसे भी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएं, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी क्लियरली इट सेज टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड amongst all classes of Indians, transcending this religious caste and all sorts of divides. ठीक है सर। And also there is also, in addition to that, there is
not only to promote the spirit of brotherhood, but it is also there to renounce practices derogatory to the dignity of women. तो नॉर्मली जब आप देखेंगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में इसको तबर्रा और तवल्ला बोला जाता है। तबर्रा का मतलब होता है कि भाई आप सच का ऐलान करें, ठीक है। तवल्ला यानी झूठ का जो है आप इनकार करने पब्लिकली, या वाइस वर्सा है। तवल्ला मींस दैट और तबर्रा मींस दैट, बट बोथ ऑफ द कांसेप्ट्स आर सिमिलर। तो इस तरीके से आप देखें इस फंडामेंटल ड्यूटी में भी नॉट ओनली यू हैव टू प्रमोट बट आल्सो रिनाउंस द प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू द वुमेन। आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लें तो उसमें आप सभी को इंक्लूड कर लें, डेरोगेटरी टू एनी क्लास, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, है ना। और इसके साथ साथ जब कल्चरल, अच्छा ये सारे ज़्यादातर ये जो हेट स्पीचेस होती हैं अगर आप ऑब्जर्व करें थोड़ा, तो अक्सर ये रिलीजियस कास्ट वगैरह इशू पे होती हैं, है ना। तो इसमें बेहतरीन इतना खूबसूरत ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। कंपोजिट कल्चर की बात की गई है, मिली जुली साझी संस्कृति की बात की गई है। और आप ये संस्कृति, साझी संस्कृति क्या है, उसके लिए आप एक और फंडामेंटल ड्यूटी को आप देख लें कि टू चेरिश द नोबल आइडियल्स दैट ट्रांसपायर्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो जो हमारे वो लीडर्स थे, गांधी हो गए, नेहरू हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, जितने भी ग्रेट पीपल थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनका माइंडसेट क्या था? क्या वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हेट करते थे? विवेकानंद हो गए, विवेकानंद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि द कॉम्बिनेशन और यूनिटी ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ओके, हाँ, यहाँ तक कह दिया था। और पुराने ज़माने में भी आप अकबर को आप देखें, अकबर द ग्रेट को, तो उसका सुलह कुल, है ना, दीन इलाही कंसेप्ट था। मिला अकबर के अंदर बहुत खामियां भी थी, लेकिन आप देखें तो उसका आइडिया भी यही था, मिली जुली संस्कृति। दारा शिकोह ने मजमा उल बहराइन लिख दिया, मीटिंग ऑफ द टू ओशियंस, टू सिविलाइजेशंस। बहर, है ना, मजमा होता है कॉम्बिनेशन, बहर मीन्स ओशियन होता है, बहराइन टू ओशियंस। व्हाट आर दीज टू ओशियंस? वन इज द इस्लामिक एंड द अदर इज द इंडिक, है ना। आप अशोका को देख लें, अशोकन की एडिक्ट्स को देख लें, है ना, जिसकी मेजर एडिक्ट्स हैं, दे प्रमोट रिलीजियस हार्मनी, है ना। सर यू आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज। और कुल इल्म अलीम, हर जानने वाले के ऊपर एक और जानने वाला बैठा है डेफिनेटली। लेकिन फिलहाल कोई और जानने वाले के ऊपर अगर हम इंसानों में बात करें तो आप मेरे ऊपर बैठे हुए हैं जानने वाले। ये आपका बड़ापन है। और अगेन ऑल प्रेज टू ऑलमाइटी, सारी तारीफें भगवान के लिए हैं जी। और इक्वालिटी की थोड़ी सी इक्वालिटी पे, अच्छा, लॉ, इसमें लिबर्टी की जब हमने बात की तो हमने तो ये लॉ में तो हमने देख लिया, नॉट ओनली इंडियन लॉ, ह्यूमन राइट्स आप देखें, इंटरनेशनल लॉ भी, यूडीएचआर आप देखें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू मैरी, राइट टू प्रोक्रिएट। अच्छा, ह्यूमन राइट्स आप देखें थोड़ा सा और ब्रॉडनेस है, वहाँ पे राइट टू मैरिज, राइट टू प्रोक्रिएशन, ये सारे राइट भी दिए गए हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल 21 में क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन के साथ इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, बहुत सारे केस लॉज हैं। लेकिन अच्छा, ये तो लॉ एज इट इज़, द ह्यूमन मेड लॉ और द पॉजिटिव लॉ की हमने बात की। डिवाइन लॉ भी जब हम देखेंगे, क्योंकि हम नेचुरल शुरुआत में हम कह रहे थे हम दोनों लॉ देखेंगे, तो डिवाइन लॉ में भी फ्रीडम्स की बात की गई है, फ्री विल की बात की गई है, सारे रिलीजन की बात करते हैं। यानी ये कर्म की जो है ना, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आप कर्म करने के लिए आज़ाद हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा सिला आपको मिलेगा, बुरा काम आप करेंगे तो उसका जो है बुरा सिला मिलेगा। ये जो है कुरान में यही है, फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आप ज़र्रा बराबर भी नेकी करेंगे उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, आप देख लेंगे। आप ज़र्रा बराबर भी बुराई करेंगे उसका हिसाब देख लेंगे। रिलीजन फ्रीडम की जब बात की जाती है तो ये श्लोक है, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। सही हाँ, कहीं पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सही अब आप इक्वालिटी पे आए। जी सर, तो मैं चाहता हूँ, चूँकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और बातें तो बहुत हैं आपके, आप तो पूरी ट्रेजरी है नॉलेज की, आपसे तो मैं पूरे दिन भी बैठ के बात करना, आई लव टू टॉक टू यू। बस अभी ये है कि 2 चीज़ें बस कवर करनी है हमें। इक्वालिटी की बात हम थोड़ा करेंगे, उसके बाद हम फ्रेटर्निटी की बात करेंगे जिसमें डिग्निटी इंक्लूडेड है। जी जी बिल्कुल। तो इक्वालिटी से आपका क्या सवाल है? इक्वालिटी से चूँकि टॉपिक का जो एसेंस है वो ये है कि कंपैरेटिव, अगर हम जो प्रैक्टिस है इंडिया में इक्वालिटी को लेकर के, और जिस इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली आर्टिकल 14
टॉक्स अबाउट, उसके बाद प्रियम्बल के अंदर इक्वालिटी की बात हो रही है। जी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, क्या वही इक्वालिटी इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड प्रेजेंटली? जी जी। तो देखिए, जब प्रियम्बल की हम बात करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई, टू प्रमोट अमंग्स देम ऑल। स्टेटस की अपॉर्चुनिटी की रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, बैकग्राउंड, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरीवन हैज गॉट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर आप 14 आर्टिकल 14 और 15 और 16 को भी उसमें ले लें, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है देयर इज, है ना। एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ भी ये है कि एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, तो जो गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो सभी के लिए इक्वल होंगी। एवरीवन विल बी ग्रांटेड द इक्वल अपॉर्चुनिटी। देयर शैल बी अ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है ना, उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर वगैरह के बेसिस पे, है ना। तो ये इक्वालिटी, इसके साथ साथ लेकिन इक्वालिटी का एक जो अहम फेसेट जो हमने शुरू में बात की एन.एम. थॉमस केस में कि अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन, सो टू से, इज अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी। इट्स एन ऑल्सो कि यानी भाई जो कमज़ोर तबका है उसके लिए थोड़ी सी रियायत, उसके लिए थोड़ी सी नरमी, उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन, ये भी इक्वालिटी का पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है ना। जी ठीक है। तो अब फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जी जी, तो बताइए थोड़ा सा इस पे आप। फ्रेटर्निटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी अमंगस्ट डिफरेंट क्लासेस एंड द ग्रुप्स ऑफ इंडियंस। ये जनरली थोड़ा सा हमारे यहाँ मिसिंग रहा है। अच्छा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कम टॉक्ड अबाउट भी है कि फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो बहुत, जैसे आपने अभी पिछले सवाल में आपने बात किया, बहुत सारे जो हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं, हेट स्पीचेस हैं, या लोग जो कमेंट करते रहते हैं, ट्रोलिंग करते रहते हैं रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ये क्यों है? क्योंकि ये फ्रेटर्निटी वाली भावना मिसिंग है ना। पीपल आर नॉट रिगार्डिंग, if they are abusing someone, they are not regarding the other particular person as his fellow Indian citizens, है ना। तो जो ये लगाव और अखुवत और भाईचारगी वाली फीलिंग होती है, ये कहीं ना कहीं ये मिसिंग है जी। तो ये प्रमोट कैसे होगी? ये प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये प्रमोट ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP, ये सब प्रमोट करने से ये होंगी। तो सर, यंग एडवोकेट को क्या करना चाहिए इसमें कि इस चीज़ को प्रमोट करे? क्योंकि हम एडवोकेट हैं और हम इस फील्ड में हैं जहां हमें भाईचारे के साथ रह करके आगे बढ़ना है, जी, इंडिया को डेवलप करना है और आगे जस्टिस और बहुत सारी चीज़ों को हमें देख के चलना है। तो जहाँ ब्रदरहुड की बात होती है इस फ्रेटर्निटी में, चाहे लीगल फ्रेटर्निटी हो, जनरल फ्रेटर्निटी हो, हर एक इंसान हर फ्रेटर्निटी में एक डिग्निटी खुद की भी मेंटेन करे और साथ ही साथ अपने साथी की भी डिग्निटी मेंटेन करके चले। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक एडवोकेट्स का सवाल आता है तो सबसे पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट है एडवोकेट्स का, वो उसे फॉलो करे। सबसे जो परसेप्शन है एडवोकेट्स का सोसाइटी में, जनरली बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं रहता है ना एडवोकेट्स का। तो उसके लिए गुड फेथ में, जो अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट है उसको गुड फेथ में, है ना, गुड फेथ में वो उसको कैरी फॉरवर्ड करे और उसको रिप्रेजेंट करे। एक्सप्लॉयटेशन की फीलिंग ना रहे क्लाइंट को एक्सप्लॉयट करने की। गुड फेथ में किसी ने उस पर, पहले बात तो आप देखें, ये प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन इसलिए है कि हिस्ट्री में किसी की पैरवी करना ये एक कितने सादत की बात है। सादत इन द सेंस एन ऑनर की बात है कि कोई अगर अपनी बात नहीं कह रहा है, कोई गरीब है, कोई ऐसा शख्स है और वो किसी ऐसे शख्स के पास गया कि भाई हमारी पैरवी कर दो, है ना, पैरवी कर दो, एक तरह से नेकी का काम है। और इसके अगर आप देखें अगर कल्चर में, तो इसके लिए कभी कोई ऐसा पैसा या कंसिडरेशन ये नहीं हुआ करता था। इट वाज सच अ नोबल प्रोफेशन। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम्स में ये एक प्रोफेशन बन गया है। तो लेकिन फिर भी इसका लोगों को लिहाज करना चाहिए कि मनी मेकिंग शुड नॉट बी द ओनली, वाइल दो इट इज़ एन इंसेंटिव, मोटिवेशन, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, बट लेकिन गुड फेथ में अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट
ये सुप्रीम रखे, ठीक है। इसके साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट सुप्रीम रखे। पब्लिक वेलफेयर इज़ द सुप्रीम लॉ बोला गया है ना, पब्लिक वेलफेयर इज़ द सुप्रीम लॉ। और इसके साथ साथ ये नेशनल और ह्यूमन इंटरेस्ट को भी ये मीट करता है, ये इसका कंसीडर ये करे जो है। तो ये इसकी ड्यूटीज़ हैं। और फ्रेटर्निटी का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि एडवोकेट के बारे में जनरली आप देखेंगे इंडिया में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बोला जाता है कि इट वाज मेड बाय एडवोकेट्स, है ना। लॉ प्रोफेशन का बड़ा एक डोमिनेटिंग रोल रहा है। तो देयर आर एडवोकेट्स या लीगल प्रोफेशन अ गुड कैटलिस्ट to bring positive transformation in the society, a social change, a positive change for the betterment of India and for the betterment of the world as a whole. क्योंकि आप देखें मैं इसमें बात कर दूँ थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ की भी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इंडिया पे फोकस किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ प्रोग्रेसिव, आर्टिकल 51 में आप देखें इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट की भी बात करता है, सॉवरिन म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, बाय नेगोशिएशन टॉक्स वगैरह के। और ये करस्पॉन्ड करता है जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। और फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, इनको थोड़ा सा इंटर रिलेट करके भी पढ़ना और देखना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वालिटी रहेगी तो फ्रेटर्निटी अपने आप आ जाएगी। एक दूसरे को अगर लोग इक्वल समझेंगे, अपने बराबर समझेंगे, तो फ्रेटर्निटी भी आएगी, वो रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक दूसरे पर्सन को नीचा समझ रहा है, कोई ऊंचा समझ रहा है किसी को, तो फ्रेटर्निटी वाली भी बात भी नहीं आ पाएगी। सही बात, सही है ना। तो ये हमें और ये इक्वालिटी की जहाँ तक, जैसे मैंने बताया, हम अब ये तो ह्यूमन लॉ की बात कर दी गई, इक्वालिटी दे दिया गया। हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी एक मेजर इशू रहा है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिवोल्यूशनरी बोला गया है, कि उसे डिपार्ट करके यहाँ पे लोगों को ऐसे ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो कि बड़े रिवोल्यूशनरी हैं। इक्वालिटी जहाँ पे कास्ट बेसिस पे कोई ऊंचा कोई नीचा, वहाँ पे बोल देना कि आप सभी इक्वल हैं। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग मेरे को लगती है कि कास्ट सिस्टम पे एज सच बोल तो दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इसको एंड करने के लिए भी कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोएक्टिव स्टेप नहीं है। द गवर्नमेंट शैल टेक सम प्रोएक्टिव स्टेप टू अबॉलिश द कास्ट सिस्टम और एज सच, क्योंकि कास्ट सिस्टम एक बड़ा इशू है, चाहे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गया, चाहे आम सोसाइटी में हो गया। बहुत सटल होता है, कई बार एक्सप्रेस नहीं होता है, लेकिन सटल होता है, बहुत सटल होता है ना। रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। आप गुरु नानक को देख लें, भक्ति काल के सेंट्स को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें, इस्लाम को देख लें। इस्लाम की मैंने कुरान करीम की आपको वर्सेस पेश की थी, एक और वर्स मेरे जो जहन में याद आ रही है, जेंडर इक्वालिटी भी हर किस्म की इक्वालिटी है, मैं पेश करना चाहूँगा। वो वर्स ये है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती वल कानितीन वल कानिताती वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाती वस्साबिरीन वस्साबिराती वल खाशिईन वल खाशिआती वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ाती वस्साइमीन वस्साइमाती वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाती वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिसका मफ़हूम है, जो मैंने समझा इससे, कि वेदर इट इज़ अ मुस्लिम मीन्स द वन हु हैज सरेंडर्ड बिफोर गॉड। आप हिंदी में भक्त कह लें, भगवान की जिसने शरण ले ली है। मुस्लिम का जनरली लोग समझते हैं कास्ट या क्लास या रेस समझते हैं, बट कुरान करीम आप जब देखेंगे, ये तो क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उसके रब ने उससे कहा सरेंडर कर दो, तो क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। कि हमने एक तो ह्यूमन मेड लॉ, पॉजिटिव लॉ हमने देख लिया कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वालिटी की बात की गई है, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, है ना। प्रैक्टिस वाली थोड़ी सी बात अलग आ जाती है, बट थ्योरी में इक्वल है। इस तरीके से इन द लॉ ऑफ गॉड एज वेल, एज आई टोल्ड यू, एज पर द मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इंक्लूडिंग कुरान करीम, द ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। अभी जो हमने वर्स आपको ये पेश की थी कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती, इसका जो मफहूम जो इसका है वो ये है कि बिलीविंग द मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमेन, नॉट ओनली मैन बट वुमेन एज वेल, है ना। और मैंने बता दिया मुस्लिम इज अ फ्रेज, एक्चुअली अरेबिक फ्रेज विच मीन्स द वन हु हैज सरेंडर्ड बिफोर गॉड। हिंदी में उसको भक्त बोलते हैं, जो भगवान की शरण ले लेता है। तो सच काइंड ऑफ मैन एंड वुमेन, एंड देन इज इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती, द बिलीविंग मैन एंड वुमेन
और क़ानितीन वल क़ानिताती वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाती, सच्चे जो मेन हैं जो सच पे अमल करते हैं, और जो औरतें हैं, ठीक है, वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाती वस्साबिरीन वस्साबिराती, सब्र करने वाले जो मर्द और औरत हैं, मेन एंड वुमेन हैं, वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियाती, हम्बल जो है, हम्बल मेन एंड वुमेन है, ख़ाशिईन वल ख़ाशियाती, ठीक है, वस्सादिक़ीन वस्साबिराती, तो इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, भगवान के नज़दीक भाई जो अगर कोई अजीज़ है, कोई अफजल रखता है, कोई बड़ा है, तो वो जो परहेज़गार है, नेकी करने वाला इंसान है, ठीक है, मफ़हूम इसका ये था। और इसी तरीके से इक्वालिटी का फेसेट डिवाइन लॉ में मैंने बताया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी है। इनफैक्ट जब प्रॉफिट, क्योंकि ये गरीब थे, यतीम थे, ठीक है, तो जब इनके पास ये डिवाइन मैसेज आया तो लोगों ने, जो बड़े लोग थे, उन्होंने एतराज़ किया, ठीक है, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, कि आखिर ये कुरान ये किसी बड़े शहर के बड़े लोग के पास क्यों नहीं आया, काश ये आया होता, है ना, लोगों का एतराज़ था। तो मतलब डिवाइन लॉ भी यानी गरीब, मजलूम, ओप्रेस्ड क्लास को फेवर कर रहा, भगवान भी फेवर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अमीर के पास पावर ज़्यादा होती है तो उसके मिसयूज़, जो डिस्क्रिशन उसके पास होता है, पावर, जैसे हमने पहले बता दिया, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, है ना, तो हम्बलनेस, उसके पास एरोगेंस भी रहेगी, तमाम चीज़ें, सारे इश्यूज रहते हैं, बट विथ एक्सेप्शंस, नॉट एवरीवन इज अलाइक अगेन। तो टू कंक्लूड, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर देयर बोथ इन द डिवाइन एंड मैन मेड लॉ। तो चलिए सर, मैं इसी प्रियम्बल के जो एलिमेंट्स थे, इससे ही हमने शुरुआत की थी और इसी से हमने आज कंक्लूड कर दिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नॉलेज ऑफ द क्या कहें आपको, जो एक हम सुनते आते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में, कि उनके पास बहुत नॉलेज थी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। कुछ मैंने किताबें पढ़ी थी जिसमें उनकी राइचियसनेस के बारे में, और फिर वो किस तरह की विजडम लोगों में शेयर करते थे। तो उसी तरह से आपसे बात करके भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे जिस बातों को हमने रखा सामने, उसमें आपने हर एंगल से कंपैरेटिवली हर रिलीजन के स्क्रिप्चर्स के साथ और थ्योरीज़ के साथ आपने हमें एनलाइटन किया। एंड हो गया।